अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज जो मैंने क्वेश्चन प्लान किया है दिस बेसिकली 31 मई जून 2007। थोड़ा सा पुराना क्वेश्चन है मगर कॉन्सेप्ट क्योंकि इसका अच्छा था और परफॉर्मिंग भी थोड़ी सी अच्छी है। कुछ बच्चे इसके अंदर बड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं। इसमें कुछ ऐसी टर्म्स यूज हुई हैं और उनको हम समझ लेते हैं। समझने से थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बिल्ड हो जाएगा। इससे रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन हमारे पास आता होगा तो हम चीज़ों को अंडरस्टैंड क्योंकि ऑलरेडी करते होंगे, लिहाजा वहां पे जाके हमारी परफॉर्मिंग थोड़ी सी बेहतर हो जाएगी। अच्छा देखिए क्वेश्चन 31 मई जून 2007 का क्वेश्चन है। देखिएगा बच्चों, इसमें बोला क्या जाता है। इसमें बोला जा रहा है मुझे कि इन द एक्सपेरिमेंट यू इन्वेस्टिगेट द हाइट टू व्हिच अ बॉल राइजेस व्हेन इट हैज बीन released from a stretched piece of rubber. Suspend the piece of rubber from a clamp and stand using the two small blocks of wood. Attach the ball to the lower end of the rubber. The arrangement should be as shown in figure 2.1. तो ये आपको एक आयरन स्टैंड दिख रहा है बच्चों। इसके साथ ये क्लैंप है, क्लैंप के साथ ये वुडन ब्लॉक्स हैं, उसके साथ एक पीस ऑफ रबर के साथ ऑलरेडी एक बॉल। बेसिकली वी आर यूजिंग पेंडुलम इंस्टेड ऑफ अ बॉल। इट विल वर्क एज अ बॉल and it is suspended by using this rubber. Clamp the rule vertically, position the rule near the suspended ball. Record the position of the center of mass of the ball when it is in equilibrium. अच्छा, इस position of the center of the mass of the ball, इसके अंदर थोड़ा सा बच्चे कंफ्यूज थे कि ये क्या कॉन्सेप्ट है, किस तरीके से एडजस्ट करना है। पोजीशन एक्चुअली क्या चीज है, रेस्टिंग पोजीशन या इक्विलिब्रियम पोजीशन। तो उसको समझाने के लिए मैं कुछ अरेंजमेंट कर देता हूं ताकि आप उसको बहुत आराम से समझ पाएं। यही वो कॉन्सेप्ट है जो मैं चाह रहा था कि बच्चों के साथ शेयर हो जाए। अच्छा, इधर एक और क्लैंप है, इस क्लैंप को लगा देते हैं। दिस क्लैंप इज टू होल्ड द रूल। इसको मैं रूल होल्ड करने के लिए लगा देता हूं। एक के साथ हम वुडन ब्लॉक से जो बॉल है उसे सस्पेंड कर देंगे और फिर देखते हैं हमें एक्चुअली करना क्या है। तो ये एक स्टैंड के ऊपर दो क्लैंप्स लगे हुए हैं। मैंने दिस इज दैट बॉल एक्चुअली पेंडुलम विद दिस रबर। ये इसके अंदर रबर है और ये वो पेंडुलम है। सॉरी, लेट मी ट्राई इट अगेन। ऐसे दोबारा से ट्राई कर लेता हूँ। अच्छा जी, सिंपल इसके अंदर नॉट्स बांधी हुई हैं और कोई इससे ज्यादा कोई इसकी साइंस नहीं है। लाइक दिस, ठीक है ना। अच्छा, ये रबर है, इसको हमने क्या करना है एक्चुअली, ये वुडन ब्लॉक्स हैं। इन वुडन ब्लॉक्स के अंदर से इसको लाइक दिस, ऐसा एक वुडन ब्लॉक के ऊपर रखा, फिर दूसरा जो ब्लॉक है उसको इस तरीके से इसके ऊपर रख देते हैं लाइक दिस। सही है बच्चों, दोनों वुडन ब्लॉक्स के बीच में हमने इसे एडजस्ट कर लिया है रबर को। क्लियर। अब हम क्या करने जा रहे हैं, अब हम इन वुडन ब्लॉक्स को क्लैम्प कर देते हैं। अच्छा, थोड़ा सा हम कोशिश करेंगे कि इसको इस जगह से होल्ड किया जाए। ऊपर से करेंगे तो इसका जो रबर है बेसिकली वो यहाँ पे जाके खत्म हो जा रहा है मेरे ख्याल में। तो इसको यहीं से होल्ड करेंगे ताकि एक अच्छा सा ग्रिप बन जाए। से देखिएगा बच्चों, यहाँ से मैंने इसको होल्ड करवा दिया इसी पार्ट से, इस क्लैम्प के थ्रू। सही, इसने इसको अच्छे से होल्ड कर लिया है। फाइन। अब देखिए इस सेटअप के बाद दूसरा पार्ट क्या है। आई नीड ए मीटर रूल which is to be clamped. Here I have a meter rule. मैंने एक मीटर रूल को लिया और देखो वो बोलते हैं कि इसके साथ क्लैम्प कर दीजिए। अब मैंने इस दूसरा जो मेरे पास क्लैम्प मौजूद है उसके अंदर मैं इस मीटर रूल को लगाता हूं ऐसे। 0 एट द बॉटम, 100 एट द टॉप, मीटर रूल है। और इस क्लैम्प को मैं थोड़ा सा करीब ले आया, ये देखिए, और थोड़ा सा करीब ला सकते हैं इस क्लैम्प को बाहर निकल के। अब ये क्लैम्प करीब आ गए। जो बच्चे इस क्लैम्प को आमतौर पे यूज करते रहे हैं वो बहुत अच्छे से जानते हैं कि ये कैसे यूज किया जाता है। अब देखिए ये मैंने जो सेटअप किया है, ये जो अरेंजमेंट मैंने की है, प्रोबेबली सब बच्चों को दिख रही होगी। इसको थोड़ा सा फोकस कर दूं लाइक दिस। अच्छा, अब देखिएगा क्वेश्चन में मुझे क्या बोला जाता है।
क्वेश्चन में मुझे बोला जाता है कि जब आप ये पूरा सेटअप कर लेंगे, इसके साथ में एक रूल भी क्लेम कर लीजिएगा. Clamp the rule vertically, position the rule near to the suspended ball. Record the position of the center of mass of the ball when it is in equilibrium. Position of center of mass of the ball. अच्छा, देखिएगा जरा, इसे यहां से पोजीशन करना है तो इट इज अप्रोक्सीमेटली 32.5. सिर्फ ये पार्ट रीड करो कि इसका सेंटर ऑफ द बॉल, हमारी मेजरमेंट्स ऑलमोस्ट सेंटर से होती हैं, तो जो सेंटर ऑफ द बॉल है एक्चुअली ये इस वक्त आता है 32.5 पे. सो दिस इज व्हाट आई विल डू. आई विल जस्ट सिंपली नोट डाउन द इक्विलिब्रियम पोजीशन 32.5 सेंटीमीटर. मैंने बच्चों एज इट इज इसको कॉपी कर लिया. क्लियर है? अच्छा, अब जरा इसका अगला पार्ट देखते हैं. मुझे बोला क्या जा रहा है. मुझे कहा गया pull the ball vertically downward, record the new position of the center of mass of the ball and determine its vertical displacement. The new position of center of mass of the ball which is x. पहले पोजीशन बताएंगे और फिर डिस्प्लेसमेंट बताएंगे. This blank is for the position and this x is actually the displacement. ये दोनों बहुत अलग चीजें हैं, बहुत अच्छे से समझ में आ जानी चाहिए बच्चों को. अभी इसको वर्क करते हैं. Release the ball and note the position of its center of mass when the ball reaches maximum height. इसका मैक्सिमम हाइट पे पोजीशन रिकॉर्ड करना है. पोजीशन और मूवमेंट या इसका वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट, दीज आर टू डिफरेंट थिंग्स. ये अलग अलग चीजें हैं बच्चों, इसे समझना पड़ेगा. अभी देखो मैं बताता हूं कि हम चाह क्या रहे हैं, हमें करना क्या है एक्चुअली. देखो 32.5 इसका भी इनिशियल पोजीशन था. अब वो बोलते हैं कि इसको वर्टिकली डाउन प्रेस करें. मैं इसे लेके आता हूं 28 पे. तो द न्यू पोजीशन इज 28. मैंने इसका द न्यू पोजीशन ऑफ द बॉल ऑफ द सेंटर ऑफ द मास 28. आई विल ब्रिंग इट एट 28. तो मैंने इसे लिखा 28.0 सेंटीमीटर. इस तरीके से मैंने इसे मार्क कर दिया 28.0 सेंटीमीटर. अभी ये बोलता है वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट क्या है. देखो कितना आसान सा कॉन्सेप्ट है. अगर ये 32.5 पे है और मैं इसे 28 पे लेके आ रहा हूं तो 28 से 32.5 1 2 3 4 4.5 सेंटीमीटर का डिस्प्लेसमेंट है इसके अंदर. क्लियर है? तो वो बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट कितना है. अभी आप जानते हैं 32.5 सेंटीमीटर पे है, उसमें से हम माइनस कर देते हैं 28. सो दिस इज 4.5 सेंटीमीटर. दिस एक्स इज द डिस्प्लेसमेंट. ना बच्चों, बहुत आराम से चीज समझ में आ गई होगी. अब वो बोलते हैं कि इसे रिलीज करें 28 पे और मैक्सिमम पोजीशन को रीच करें. अब देखो यहां से मैं 28 पे लाया सेंटर ऑफ मास को. मैं आई विल रिलीज इट. यहां पे कहीं आ रहा था, मुझे ऐसा लगा. दोबारा इसको रिपीट करते हैं. पहले मुझे लगा कि इट केम ऑन 35.5. देखो दोबारा 28 पे लाए, यहां पे कहीं आया, मुझे लगा 36. क्लियर हो रहा है? बात को समझ रहे हो? मैं 28 पे लाके इसे रिलीज करता हूं. यहां तक कहीं आया, मुझे लगा 36.0 पे आया. अच्छा जी, एक पोजीशन इसका आया 36.0 और एक दफा मुझे लगा कि ये आया 35.5 सेंटीमीटर पे. अच्छा जनाब, तो 36.0 सेंटीमीटर, 35.5 सेंटीमीटर, ये दो पोजीशन मुझे इसकी लगी कि यहाँ पे ये पहुंचता है. अब ये बोलते हैं कि पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास एट मैक्सिमम. आप सब बच्चे जानते हैं कि यहाँ पे जो मैं लीस्ट काउंट यूज कर रहा हूँ इसका, दैट इज 0.5 सेंटीमीटर. आप इसको होल नंबर पे भी रीच कर सकते हैं. मूविंग ऑब्जेक्ट के लिए होल नंबर भी चलेगा, 0.5 सेंटीमीटर भी चलेगा. तो मैंने 0.5 सेंटीमीटर की कैलिब्रेशन की. अब हम इसका जो एवरेज रिकॉर्ड कर लेते हैं 36.0 प्लस 35.5. रिजल्ट इज 35.75 सेंटीमीटर. ये देखो बच्चों, ये हमने कैलकुलेट डेटा इसका रिकॉर्ड कर लिया. क्लियर है?
अब कैलकुलेट द मैक्सिमम हाइट ऑफ द बॉल अबव द इक्विलिब्रियम पोजीशन। देखो कितनी आसान सी बात है, इक्विलिब्रियम पोजीशन पे ये होता है 32.5 पे, ये इसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन था। 32.5 से ये जाता है 35.75 के ऊपर। तो अब इन दोनों का जो डिफरेंस होगा दैट इज maximum height h of the ball above the equilibrium position. Calculate the maximum height। अब इसका इक्विलिब्रियम पोजीशन से हाइट कितना लेता है ये मैक्सिमम, आपको वो बताना है। सही हो गया। अभी हम करेंगे 35.75 माइनस 32.5 और इसका रिजल्ट निकाल लेते हैं। 35.75 minus 32.5, 3.25 centimeter it was above the equilibrium position। सही है। अच्छा, estimate the percentage uncertainty in H showing your working। ये मैंने H का वैल्यू लिया हुआ है 3.25। अब आप चाहें तो इसको एवरेज रेंज से रेंज अपॉन 2 अपॉन एवरेज कर सकते हैं, अदरवाइज मैंने इसका लीस्ट काउंट 0.5 सेंटीमीटर लिया है। आप इसका स्ट्रेट अवे 1 सेंटीमीटर एरर लीजिए, आप तब भी बिल्कुल सही हैं। 3.35.75 इंटू 100, ऐसा कर दो बच्चों। 0.5 सेंटीमीटर का आपने क्योंकि इसका लीस्ट काउंट किया था, उसको सिंपल 0.5 का जो आपने लीस्ट काउंट था, हम 0 भी रीड कर रहे थे, हम 0.5 भी रीड कर रहे थे। मैंने इस 0.5 जो मेरी एक्चुअल एक्यूरेसी ऑफ द इंस्ट्रूमेंट है, जो मैं मूविंग ऑब्जेक्ट के लिए ले रहा हूं, मैंने उसको टाइम्स 2 किया। 0.5 टाइम्स 2 इज 1, 1 अपॉन 3.25 द सेम डेटा इनटू 100। जो भी आंसर है उसको यहाँ पे 3 सिग्निफिकेंट फिगर के अंदर कैलकुलेट करके लिख देंगे। कर देते हैं इसको। 100 डिवाइड बाय 3.25, देखिए बच्चों 30.8 सेंटीमीटर का इसका एरर आ गया हमारे पास। सही है, अनसर्टेनिटी आ गया। 30.8% इसमें अनसर्टेनिटी है। अगले पार्ट पे चलते हैं। चेंज द वैल्यू ऑफ x एंड रिपीट b। x का वैल्यू को चेंज करें, मतलब इसका वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट चेंज करें और एक नया हाइट का वैल्यू लें। बिल्कुल चेंज कर लेते हैं। पहले हम इसको लेके जा रहे थे 28 सेंटीमीटर पे, अब इसको थोड़ा सा और बढ़ा के 26 पे ले आते हैं। 32.5 से स्टार्ट करके आई ब्रॉट इट एट 26.5 पे लाया। 26.5, ठीक है, इसको हम 26.5 पे लाएंगे। पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास व्हेन दिस प्लेस्ड 26.5 सेंटीमीटर। अब देखिए 26.5 से मैं इसे रिलीज करूंगा। दिस इज 26.5, 26, 27, 26.5 से रिलीज करते हैं। यहां तक कहीं आया था, मुझे ऐसा लगा। सो इट वेंट टिल 37.5। पहला वैल्यू लिख रहा हूं मैं 37.5 सेंटीमीटर। एक दफा वापस से रिपीट करते हैं 26.5 और ये यहां तक आया, मुझे लगा 38 तक आया ये, और दूसरा वैल्यू आया 38.0 सेंटीमीटर। अब ये बोलते हैं कि पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास एट मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट पे इसका पोजीशन क्या था, वो था इन दोनों का बच्चों एवरेज ले लेते हैं। 37.5 प्लस 38 और डिवाइडेड बाय 2 कर देते हैं। 37.5 प्लस 38 आंसर डिवाइडेड बाय 2, 37.75। 37. फर्स्ट डेसिमल पे भी लिख सकते हैं और कैलकुलेटेड 1 मोर अलाउड है। अच्छा जनाब, डिस्प्लेसमेंट कितना आया, 32.5 पे है और 32.5 से मैं इसे लेके जाता हूँ 26.5 पे। सो दिस इज द वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट। 32.5 माइनस 26.5, द डिस्प्लेसमेंट इज ऑफ 6 सेंटीमीटर। सही है जी, 6 सेंटीमीटर का हमने इसके अंदर डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस किया।
अब ये बोलते हैं मैक्सिमम हाइट, जो हमने दो हाइट निकाली थी 37.5, 38.0, इन दोनों का एवरेज यहाँ पे लिख देते हैं। दिस इज द मैक्सिमम पोजीशन, बातों को समझा, मैक्सिमम पोजीशन है ये, दिस इज पोजीशन। अब वो पूछ रहा है कि वर्टिकल इसका अबव द इक्विलिब्रियम पोजीशन हाइट कहाँ जाता है, इक्विलिब्रियम पोजीशन हमारा होता है 32.5, 32.5 से ये पहुंचता है 37.75 पे, तो हम क्या करेंगे 37.75 माइनस 32.5 ताकि मुझे इसका हाइट मिल जाए। 37.75 minus 32.5, the result is 5.25, 5.25 सेंटीमीटर। देखो बच्चों, इन तमाम चीजों को जरा अच्छे से समझ लो कि ये क्या क्या चीजें हैं। हमने क्या किया, पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास व्हेन डिस्प्लेस्ड, मैं इसको 26.5 सेंटीमीटर के ऊपर लेके आया। पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास एट मैक्सिमम हाइट, फिर मैंने इसको रिलीज किया, ये एक दफा 37.5 पे पहुंचा, एक दफा 38.0 पे पहुंचा। आई जस्ट कैलकुलेटेड द एवरेज ऑफ दीस टू वैल्यूज। x is vertical displacement, initially it was at 32.5, मैं जब इसको यहाँ से पुल करके डाउनवर्ड 26.5 पे लाता हूँ तो 32.5 और 26.5 का जो डिफरेंस होगा दैट इज द वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट, इट इज 6.0। फिर जब मैं इसको इस पोजीशन से रिलीज करता हूँ तो ये इन पोजीशन पे पहुंचता है, मीन पोजीशन या रेस्ट पोजीशन से ऊपर इतना जाता है ये, तो इसमें से इसे माइनस करूंगा तो मुझे इसका h का वैल्यू मिल जाएगा। Hope you all understood the concept and the working which I just did. It is suggested that h is directly proportional to x squared. एक छोटी सी इक्वेशन बना लेते हैं, x is proportional to x squared, और ये हो जाएगा h is equals to k x squared and k is equals to h upon x squared। ये तो बहुत आसान सा कॉन्सेप्ट था, तो हर बच्चों को पता होगा। अब यहां से हम k का दो वैल्यू निकालेंगे, k1 एंड k2। अच्छा जी, k निकालने के लिए आपको k2 निकाल लेते हैं। k2 के लिए आपको चाहिए h और x स्क्वायर, h ये रहा, x ये रहा, 5.25 डिवाइडेड बाय 6 स्क्वायर, और इसी तरह k1 के लिए h अपॉन x स्क्वायर है, h था 3.25, 3.25 ये हमने वैल्यू लिया, और इसको डिवाइड करेंगे, 3.25 को डिवाइड कर देते हैं उस वक्त के कॉरेस्पॉन्डिंग x से। x था 4.5, 4.5 स्क्वायर से इट वाज 6.0 स्क्वायर। देखो बच्चों, इस तरह की कुछ वर्किंग मेरे पास आ गई, क्लियर है। अब यहाँ से दो k की वैल्यूज निकाल लेते हैं। 3.25 up on 4.5 स्क्वायर्ड, एक वैल्यू मेरे पास आ रही है 0.160, मैं 0.16049 ऐसा कुछ डेटा आ रहा था बच्चों, मैंने इसको 0.16 पे राउंड ऑफ करके लिख दिया। अच्छा, वजह बताऊंगा कि मैंने ऐसा क्यों किया। और अब ले लेते हैं हम k2 का वैल्यू। k2 का वैल्यू आ रहा है 5.25 डिवाइडेड बाय 6 का स्क्वायर्ड, स्क्वायर ऑफ 6। इसका आंसर हम निकाल लेते हैं बच्चों, ये आता है 0.145 था, मैं सेकंड डेसिमल पे राउंड ऑफ करके इसको 0.15 कर लेता हूँ, 0.15। अब देखो दो वैल्यूज आ गए, सही है। अब बात को समझना, ये वाला पार्ट बहुत आराम से समझो। एक का ये वैल्यू आ गया, एक का ये वैल्यू आ गया। वो बोलते हैं कि सपोर्ट डू द रिजल्ट्स ऑफ योर एक्सपेरिमेंट सपोर्ट दिस आइडिया और नॉट, मतलब ये कांस्टेंट है या नहीं है। इसको बताने का तरीका ये है कि आप लिखेंगे k larger minus k smaller, k smaller upon k larger multiply by 100 if less than or equals to 10%, तो आप बोलेंगे I do support, otherwise you say I will not support। ये एक छोटा सा मेथड अप्लाई कर देना इस पे। k की दो वैल्यूज हैं, एक ये रहा, एक ये रहा, वन इज लार्जर वन इज स्मॉलर, इसमें से इसे माइनस करोगे, डिवाइड करोगे लार्जर से और मल्टीप्लाई बाय 100 कर दोगे। अगर ये 10 के अंदर है तो सपोर्ट करोगे। इसे कैलकुलेट कर लेते हैं।
0.16 minus 0.15 on 0.16 result times 100। अच्छा जी, 0.16 माइनस 0.15 रिजल्ट आ गया, उसे डिवाइड कर देते हैं 0.16 से और मल्टीप्लाई कर देते हैं 100 से, तो आंसर आ रहा है बच्चों मेरे पास 6.25। क्लियर है, मेरे पास आंसर आता है 6.25%। तो मैं इसका जवाब ये लिखूंगा कि हेंस द परसेंटेज डिफरेंस बिटवीन द वैल्यूज of K is under 10%. So my observations support the suggested relationship। से देखो बच्चों, ये हमने कुछ ऐसा इसका पूरा जवाब तहरीर कर दिया यहाँ पे। क्लियर है, उम्मीद है चीजें समझ में आ गई होगी आपके। इसके बाद का अच्छा, मैं जो बताने जा रहा था कि मैं सेकंड डेसिमल पे क्यों बोलूं, आमतौर पे आप देखते हो कि आपके क्वेश्चन के अंदर एक पार्ट आता है कि जस्टिफाई द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। हम जानते हैं कि x के अंदर 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं और h के अंदर 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। तो डिपेंडिंग अपॉन स्मॉलर सिग्निफिकेंट फिगर विच इज इन द वैल्यू ऑफ x and has 2 significant figure, I have also given 2 to my calculated data। ये जो बच्चे सुनते आए हैं मुझसे एक ही बात बार बार, उनके लिए ये जवाब है कि मैंने इसे 2 डेसिमल प्लेस या 2 सिग्निफिकेंट फिगर, इत्तेफाक से आप इसको डेसिमल प्लेस भी 2 है लेकिन हम सिग्निफिकेंट फिगर पे बेस्ड होते हैं, तो जिसका कम स्मॉलर एसएफ होगा हम उस सिग्निफिकेंट फिगर के ऊपर आंसर को राउंड ऑफ कर सकते हैं या +1 कर सकते हैं। तो दोनों में स्मॉलर 2SF था, 2SF था, 3SF था, 3SF था, तो मैंने 2SF पे डिपेंड करते हुए I just calculated and rounded off my results up to 2 decimal places। इसका जवाब भी हो सकता है साथ में। यहाँ तक के बाद आप जानते हैं कि व्हाट इज द नेक्स्ट पार्ट, 4 एरर लिख दीजिए, 4 इंप्रूवमेंट लिख दीजिए, सोर्सेज ऑफ एरर, लिमिटेशन में क्या लिमिटेशन थी, क्या सोर्सेज थे, क्या इंप्रूवमेंट और पॉसिबल है, बहुत सारी चीजें बहुत सारी जगहों पे आप लोग लिख चुके हो, मेरे साथ बैठ के जानते हो बहुत अच्छे से। चलें, फिर भी मैंने हमेशा कहा एक बात कि जो पहला पार्ट लिखा करो वो हमेशा लिखा करो 2 सेट्स ऑफ रीडिंग्स are not enough to draw a valid conclusion। ये हमेशा हर क्वेश्चन का पहला पार्ट लिख दिया करो और इसी का इंप्रूवमेंट लिख दिया करो, टेक मोर सेट्स ऑफ रीडिंग्स, कॉमा ग्राफ प्लॉटिंग and compare the constants। पहला जुमला हमने लिख लिया, पहला लिमिटेशन लिख दिया, उसका इंप्रूवमेंट लिख दिया। अब दूसरे पार्ट में देखो, आप जब इसको यहाँ से रीड कर रहे हैं तो आप एस्टिमेट कर रहे हो बच्चों, है ना। तो अब आप बोलो कि रेस्ट पोजीशन पे इसका कोई एक तो सेंटर मार्क नहीं है, तो हम इसका रेस्ट पोजीशन का पोजीशन एक्चुअली आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे, देयर इज नो पॉइंटर ऑन इट, तो वी जस्ट एस्टिमेट। अच्छा, जब ये ऊपर जाता है, रिबाउंड करने के बाद ऊपर जाता है तो इट्स अ मूविंग ऑब्जेक्ट, हम उसको नहीं देख पा रहे होते, तो इस वाली बात को लिख दो, डिफिकल्ट to read the highest position as the ball comes to a momentarily rest। सही है, बहुत थोड़ी सी देर के लिए आती है तो हम उसको रीड करने में प्रॉब्लम होती है। तीसरा एक पॉइंट और लिख दो, देयर इज नो पॉइंटर, देयर इज नो शार्प पॉइंटर ऑन द बॉल टू रीड द करेक्ट पोजिशंस। ऐसा लिख सकते हो। उसके बाद जब आप इसको दूसरे और तीसरे एक्सपेरिमेंट के ऊपर लेके जाते हैं तो मे बी ये इसका रबर स्ट्रेच हो जाता हो, डिफॉर्म हो जाता हो, इस वाले एरर को आइडेंटिफाई कर सकते हो।
एक बात और इसमें ये बता सकते हो कि ये जो मूवमेंट है बॉल का, जो मूवमेंट है इट्स नॉट वर्टिकल, मतलब जब इसे छोड़ते हैं तो ये डिफरेंट डायरेक्शन में मूव करने लग जाती है। लिहाजा अगर इसका डायरेक्शन स्ट्रेट नहीं होगा, वर्टिकल नहीं होगा, तो इसके अंदर इसका जो हाइट होगा वो भी बिल्कुल एक्चुअल जो हमें चाहिए वो नहीं होगा। इसे लिख सकते हैं द बॉल डज नॉट मूव इन ए सिंगल डायरेक्शन, फॉर एग्जाम्पल वर्टिकल हाइट। अच्छा, ये मैंने एरर्स हाईलाइट करवा दिए हैं इसके, और इसका इंप्रूवमेंट आप बच्चे खुद लिख लेंगे। देखो बच्चों, ये हमने इसके एरर्स लिख लिए हैं और इन्हीं के कॉरेस्पॉन्डिंग इंप्रूवमेंट लिखे जा सकते हैं। तो अगर हाईएस्ट पोजीशन रीड करना प्रॉब्लम है तो क्या करेंगे, वी बेटर मेक ए वीडियो स्लो मोशन से उसको हम रीड कर लेंगे। आसान सा जवाब हो गया, देयर इज नो शार्प पॉइंटर ऑन द बॉल टू रीड द करेक्ट पोजीशन, मार्क द बॉल विद अ पॉइंटर, या इसके सेंटर में एक पॉइंट मार्क कर दें with a permanent marker. There should be a point on the ball to read the central position more easily and accurately. और लास्ट पॉइंट है इसका, the ball does not move in a single direction, so we better use a tube or a channel. एक इसको कवर कर देते हैं एक इसके डायमीटर से थोड़े से लार्जर ट्यूब के अंदर, और फिर उस ट्यूब के अंदर इसको पुल करेंगे, इसके धागा बांध देते हैं नीचे, हम इसको फैशन कर देते हैं एक स्ट्रिंग से, उस स्ट्रिंग को पुल करेंगे। बॉल को पुल करने से बेहतर है कि हम एक स्ट्रिंग फैशन करके स्ट्रिंग को पुल कर लेते हैं, वहां से इसको रिलीज कर देंगे। तो अच्छा, एक एरर मेरे माइंड में फिर एक आ गया कि जब आप इसको यहाँ होल्ड कर रहे होते हैं तो हमेशा हम उसको होल्ड नहीं कर रहे होते हैं, होल्ड करने के बाद हमारा हाथ यहाँ से मूव कर रहा होता है, सही है, तो ये स्टेशनरी नहीं रह पा रहा होता। तो मैंने इसको 28 पे होल्ड किया है, अब 28 पे ये बच्चों हिले जा रहा है मेरे हाथ से, सही है, इस बात को समझो। 28 पे अगर ये हिलता रहेगा तो प्रॉब्लम ये आ रहा है कि मेरा हाथ तो स्टेशनरी नहीं है, मैं लिख रहा हूँ 28 बट इट्स नॉट एट 28, सही है। तो आप लिखेंगे कि डिफिकल्ट टू होल्ड द बॉल एट द पोजीशन, एट द लोएस्ट पोजीशन ड्यू टू शिवरिंग ऑफ हैंड। वो बोलता है इसका इंप्रूवमेंट बता दीजिए। इंप्रूवमेंट आप इसका बता दें कि यूज ए मैकेनिकल आर्म टू होल्ड द बॉल एंड रिलीज इट। तो इस तरीके से उम्मीद है कि आपको चीज़ें समझ में आई होंगी, इस पूरे क्वेश्चन को कंप्लीट कर पाएंगे इंशाल्लाह। नेक्स्ट वीडियो में किसी नए कॉन्सेप्ट के साथ मुलाकात होती है आपसे। टेक केयर, अस्सलाम वालेकुम।